गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हमारा जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर, वो है टाइप्स ऑफ सीड एंड सीड डोरमेंसी। प्रीवियस 2 लेक्चर हो चुके हैं। आई थिंक वो लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आज का है वो है टाइप्स ऑफ सीड एंड सीड डोरमेंसी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम टाइप्स ऑफ सीड पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीड, सीड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं व्हाट इज सीड एंड व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीड। तो अगर हम बॉटनिकली बोले तो सीड क्या है? सीड एक मैच्योर एंड राइप ओव्यूल्स है। क्या है? ओव्यूल्स, जिसका फॉर्मेशन कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड अगर हम दूसरे शब्दों में हम कहें कि सीड क्या है, तो हम देखें एग्रोनॉमिकली अगर हम बात करें कि सीड क्या है, तो एग्रोनॉमिकली अगर सीड की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो सीड क्या है? कोई भी प्लांट पार्ट, एनी प्लांट पार्ट विच आर यूज्ड फॉर सोइंग। कोई भी प्लांट पार्ट्स जो कि सोइंग में काम में आ रहा है वो क्या है? सीड है। जैसे कि वो आपका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है। अब इसमें कोई भी पार्ट्स हो सकता है, वो रूट हो सकती है, स्टेम्स हो सकता है, वो कई और को उसका राइजोम्स हो सकता है, और भी अदर कोई और पार्ट हो सकता है। तो अगर हम किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट्स को सोइंग पे काम में ले रहे हैं, सोइंग में काम में ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सीड कहलाएगा। तो हमारे पास दो डेफिनेशंस हो चुकी है सीड की। फर्स्ट वन इज सीड इज मैच्योर एंड मैच्योर एंड राइप्ड ओवल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और सेकंड डेफिनेशन इज सीड इज एनी पार्ट्स ऑफ प्लांट which can be used for sowing purpose. Now second thing is types of seed जो कि हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सीड। तो सीड के बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। बहुत सारी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीड डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हम वन बाय वन सारे यहाँ पे जो बेसिस है क्लासिफिकेशन के उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है उसको डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन कोटाइलेडोन्स। बेस्ड ऑन कोटाइलेडोन्स। कोटाइलेडोन्स के अकॉर्डिंग सीड कितने प्रकार के होते हैं? देखो, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोकोट एंड डाइकोट। देखो, नाम से पता लग रहा है मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स 2, डबल। तो मोनोकोट के अंदर क्या होगा? सिर्फ सिंगल कोटाइलेडोन्स होगा। डाइकोट की हम बात करेंगे तो डबल कोटाइलेडोन्स होगा। दूसरे अगर इनको डिफरेंशिएट करने का अगर तरीका या फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि इस मोनोकोट सीड को या सिंगल कोटाइलेडोन्स सीड्स को हम वी कैन नॉट स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हम उसे 2 बराबर भागों में इस प्रकार के सीड को नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे क्या है? हम 2 बराबर भागों में इस सीड को तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ये होती है स्टूडेंट्स और टीचर्स के। कुछ टीचर्स में भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मोनोकोट सीड्स को डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं, इस सीड्स को हम 2 भागों में नहीं तोड़ सकते, इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, 2 भागों में तो इसको भी तोड़ सकते हैं। जैसे इसका सीड है मोनोकोट, कोई भी सीड है, गेहूं का सीड है, क्या गेहूं के सीड को 2 भागों में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं, बट 2 इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ सकते, 2 समान भागों में नहीं तोड़ सकते। और जब समान भागों में इसको 2 इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ सकते
तो इसका मतलब क्या हो गया, मोनोकोट। तोड़ तो सकते हैं दो भागों में, लेकिन समान में नहीं तोड़ सकते। इसको दो भागों में तोड़ भी सकते हैं और समान भाग दो भागों में भी तोड़ सकते हैं। इट मींस मोनोकोट मींस इस प्रकार के सीड्स को हम टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। इस प्रकार के स्प्लिट नहीं कर सकते। इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट, इसको तो नहीं कर सकते, और यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसके जो एग्जांपल है, जितने भी सीरियल्स है, जितने भी सीरियल्स है वो हमारे सब किस में आते हैं, सब मोनोकोट्स में। और जितनी भी हमारी पल्सेज है वो किस में आती है, डाइकोट में। जितनी भी हमारी पल्सेज है सब डाइकोट्स में आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन कोटाइलडोन्स का हो गया। अब देखते हैं बेस्ड ऑन जेनेटिक प्योरिटी। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जेनेटिक प्योरिटी। बेस्ड ऑन जेनेटिक प्योरिटी, देखो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फिजिकल प्योरिटी भी साथ में हम अटैच कर सकते हैं। जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी। अब इसके बेसिस पे सीड्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम बात करें तो इसमें 5 प्रकार के सीड होते हैं। पहला हो गया न्यूक्लियस सीड्स। पहला क्या हो गया, न्यूक्लियस सीड्स। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया, ब्रीडर सीड्स। तीसरे सीड्स की हम बात करें तो कौन सा हो गया, फाउंडेशन सीड्स। चौथे सीड्स की बात करें तो कौन सा हो गया, रजिस्टर्ड सीड। पांचवें सीड्स की बात करें तो कौन सा हो गया, सर्टिफाइड सीड। देखो हमारे पास 5 प्रकार के सीड हो गए बेस्ड ऑन जेनेटिक प्योरिटी। अब फर्स्ट जो न्यूक्लियस सीड है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ओरिजिनल ब्रीडर के द्वारा। ओरिजिनल ब्रीडर के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ओरिजिनल ब्रीडर हो सकता है, ओरिजिनल इंस्टीट्यूट हो सकता है। ओरिजिनल ब्रीडर कहीं भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट में हो, आईसीआर इंस्टीट्यूट में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। ओरिजिनल ब्रीडर द्वारा प्रोड्यूस किया गया सीड्स क्या कहलाता है, न्यूक्लियस सीड्स। इसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100%। जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी बोथ। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो सीड होता है हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। क्या होता है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। लिमिटेड क्वांटिटी में जब इस सीड से हम प्रोजेनी बनाते हैं तो वो प्रोजेनी को बोलते हैं ब्रीडर सीड। ये किसकी प्रोजेनी होती है, न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी होती है। जो हमारा ब्रीडर सीड है न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी या तो ये ब्रीडर या कोई दूसरा कोई ब्रीडर या कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का साइंटिस्ट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और रिसर्चर, उन्हीं के द्वारा इस सीड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और नई प्रोजेनी बनाई जाती है जिसे हम फाउंडेशन ब्रीडर सीड बोलते हैं। यानी ये भी ब्रीडर द्वारा ही बनाया जाता है। इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी दोनों भी ऑलमोस्ट 100% होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं ये इनफ क्वांटिटी में होता है। ये क्या होता है, इनफ क्वांटिटी में होता है। ये हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में था, इसको बढ़ाकर हमने इसकी प्रोजेनी बना के ब्रीडर सीड बना दिया, और जो कि इनफ क्वांटिटी में है और ये भी ब्रीडर द्वारा ही बनाया जाता है। इस पे अगर टैग की बात आए इसके बैक पे, तो इसके बैक पर गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। कौन से कलर का, गोल्डन येलो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड की। तो देखो फाउंडेशन सीड इसकी प्रोजेनी है, किसकी प्रोजेनी है, ब्रीडर सीड की प्रोजेनी है। ये किसकी प्रोजेनी है, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी देखें तो इसकी भी ऑलमोस्ट 100 ही मानते हैं हम, लेकिन कुछ कुछ बुक्स के अंदर 98 99 भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके पास 100% वाला ऑप्शन हो तो देन यही आपको राइट करना है। इसके बाद हम बात करें इसके टैग की, तो इसके ऊपर कौन सा टैग होता है, इसके ऊपर टैग होता है देखो व्हाइट टैग। कौन सा टैग होता है इसके बैक के ऊपर, व्हाइट टैग। अब ये जो व्हाइट टैग हो रहा है इस सीड्स को कौन ग्रो करता है, देखो इसको भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में या फिर कोई केवीकेज में या फिर कहीं पे भी हम जो हमारे पास जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे सीड जो एक तरह से उनकी देख रेख में जो सीड जो ग्रो करने वाली जो एजेंसी है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उन्हीं की देख रेख में इसको भी एक हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही ग्रो करते हैं इसको भी, ठीक है। इसको भी कहां ग्रो करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सीड सर्टिफिकेशन जो एजेंसी है उसी की देखरेख में।
या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी इसको कर सकते हैं, बट उस पर मॉनिटरिंग किसकी रहेगी, गवर्नमेंट की जो अपने सीड की जो एजेंसी है, सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी, उनकी मॉनिटरिंग रहेगी दोनों पर, तब जाके हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर्ड सीड की। ये सीड हमारे देश में जनरली ग्रो नहीं किया जाता है कॉमर्शियली, इंडिया में ये इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। दूसरी चीज अगर इसके अंदर हम देखें तो वो है ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। देखो ये इसकी प्रोजेनी है, ये इसकी प्रोजेनी है, ये इसकी प्रोजेनी है, फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है, फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इस पे कलर की, तो इसका कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। देखो कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। और इसकी बात करें हम तो ये हमारे यहाँ पे जनरली ग्रो होता नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड्स की। तो सर्टिफाइड सीड्स भी देखो प्रोजेनी किसकी होती है, फाउंडेशन सीड की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ देख रहे थे ये इसकी प्रोजेनी है, ये इसकी प्रोजेनी है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड सीड भी फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है और आपका सर्टिफाइड सीड भी फाउंडेशन सीड्स की प्रोजेनी है। और ये हमारे पास जो कॉमर्शियली जो किसानों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो यही सीड होता है। और ये सीड की लास्ट कैटेगरी होती है जिसमें प्योरिटी लगभग 98% होती है, जेनेटिक एंड फिजिकल बॉल। और इसके बाद हम इस पर टैग की बात करें तो इसमें ब्लू कलर का टैग होता है और कॉमर्शियली यही सीड जो है किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, बट सारे डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे एक्चुअली एलाबोरेट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये इनफ है। अगर आपको ज़्यादा फिर भी अगर कुछ रहेगा तो मैं आप लोगों को, सॉरी ड्यू टू द interruption of light, we can start about after some time. सॉरी लाइट चली गई थी और इलेक्ट्रिसिटी का तो अब क्या कर सकते हैं, उस वजह से इतनी देर हमारा जो ये इंटरप्शन हुआ उसके लिए, चलो जो भी है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। हमने सीड का, हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीड पढ़ रहे हैं, डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट बेसिस पे। हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं, बेस्ड ऑन जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी। एंड जो फर्स्ट नंबर का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन, इस पे था वो था आपका बेस्ड ऑन कोटाइलेडोन्स के ऊपर। दोनों क्लासिफिकेशन हो गए। थर्ड नंबर का हमारा क्लासिफिकेशन है। इसके बीच में मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर ये नोट्स कहाँ आप कैसे दोगे, ये मेरे पास जो एंड यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स जो है सभी जितने भी टॉपिक्स है उनके, तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ये नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे। तो उनको आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे 5 लेक्चर अपने खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, तो पांचों लेक्चर्स की मैं पीडीएफ बना के आपको इसी अपने यूट्यूब चैनल से इसी पे आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसी पे इनको देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स में मुझे इसके बारे में बिल्कुल कमेंट्स ना करें कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। जब 5 लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो मैं अपने आप उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे सीड्स को कितने भागों में बांटा गया है, देखो 2 भागों में। फर्स्ट वन इज एंडोस्पर्मिक सीड, सेकंड वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड्स में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियो को ड्यूरिंग द जर्मिनेशन स्टेज। जब सीड्स का जर्मिनेशन होता है तो जो हमारा एम्ब्रियो जो है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इस प्रकार के सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। और उनके एग्जांपल है सारे मोनोकोट सीड्स, जितने भी सीरियल्स है। इसके बाद है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म कोई यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, प्लिमूल्स जो होता है अपना कोटाइलेडोन्स उसके अंदर। तो यहाँ पे इसको जो एंडोस्पर्म है कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, इसलिए इस प्रकार के सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और इस प्रकार के सीड्स किसमें मिलते हैं, डाइकोट्स के अंदर। जितने भी पल्सेज हमारी है उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं बेस्ड ऑन जर्मिनेशन, बेस्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड, बेस्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो इस बेस्ड ऑन जर्मिनेशन पे भी 2 टाइप्स के 2 भागों में हम बांट सकते हैं सीड्स को। पहला है इपीजियल,
इपीजियल जर्मिनेशन, दूसरा है हाइपोजियल। हाइपोजियल देखो इपीजियल के अंदर क्या होता है, जो कोटाइलडोन्स जो हमारा होता है, क्योंकि कोटाइलडोन्स दोनों में है। इपीजियल जर्मिनेशन होगा सीड्स में, या कोई सा भी सीड्स हो उसमें कोटाइलडोन्स रहेगा, एक में सिंगल रहेगा एक में डबल रहेगा। तो इपीजियल जर्मिनेशन के अंदर जो हमारी जैसे ये सोइल सरफेस है, ये क्या है, सोइल सरफेस है। तो जब सीड्स जो जर्मिनेट होगा उसका जो कोटाइलडोन्स है वो जब जर्मिनेशन होता है तो वो कहाँ आ जाता है, वो सोइल से ऊपर आ जाता है, सोइल से ऊपर आ जाता है। ऐसा देखने को भी मिलता है आपको, बिल्कुल टू स्प्लिट ऐसे मांसलोथ भी एक तरह से फ्लेशी ऑर्गन्स दिखाई देते हैं टू। और कभी देखना जो हमारी पल्सेज है उनका जो जर्मिनेशन होता है बिल्कुल कोटाइलडोन से सीड्स जो है वो सोइल से ऊपर आ जाता है जब जर्मिनेशन होता है। और इस प्रकार का जो जर्मिनेशन जो है वो सारी जो हमारी खरीफ की पल्सेज है उनमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ऑल खरीफ पल्सेज एक्सेप्ट क्या है, अरहर, एक्सेप्ट अरहर एक इसका अपवाद है, ठीक है, और सभी खरीफ पल्सेज में होगा। इसी प्रकार से हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा, जितने भी हमारी रबी पल्सेज है या रबी के जो सीड्स है, वीट की बात करते हैं, जितने भी रबी क्रॉप के सीड है उनमें कौन सा जर्मिनेशन होता है, उनमें जर्मिनेशन होता है हाइपोजियल। इसमें जो कोटाइलडोन्स है वो कहाँ रहता है, वो सोइल के अंदर रहता है। आपका जो जर्मिनेशन होगा उसके बाद भी ये देखो यहाँ पे अपना अगर वीट के केस की बात करें तो ये कोलेप्टाइल हो गया, ये रेडिकल हो गया, तो ये यहीं रहेगा, ये कभी भी सोइल से बाहर नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। वो किसमें होता है, ऑल रबी क्रॉप्स इंक्लूडिंग सीरियल एंड पल्सेस, बट एक्सेप्शन यहाँ पे अपवाद क्या है, देखो यहाँ पे अपवाद है फ्रेंच बीन। क्या है, फ्रेंच बीन, राजमा इसका एक्सेप्शन है। ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड, हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा इसी का जो अगला टॉपिक है सीड डोरमेंसी, उसकी बात करेंगे हम अब। तो देखो सीड डोरमेंसी स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को डोरमेंसी का पता होना चाहिए। व्हाट इज डोरमेंसी एंड व्हाट इज सीड डोरमेंसी। तो डोरमेंसी एक रेस्टिंग पीरियड है। डोरमेंसी नथिंग बट इट इज ए रेस्टिंग पीरियड। क्या है, इट इज ए रेस्टिंग पीरियड during which we can apply all favorable condition for germination, but during this stage seed do not germinate even we apply if we apply all germinating factor in optimum conditions, but seed जो है हमारा फिर भी germinate नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि seed does not germinate even we apply all optimum condition required for seed germination। अगर सीड जर्मिनेशन की जितनी भी ऑप्टिमम कंडीशन है वो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं फिर भी सीड का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, इस स्टेज को बोलते हैं डोरमेंसी। तो यहाँ पे देखो डोरमेंसी तो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद डोरमेंसी भी कई प्रकार की होती है। अब डोरमेंसी किस किस प्रकार की होती है, तो टाइप्स ऑफ डोरमेंसी हम डिस्कस करते हैं। देखो टाइप्स डोरमेंसी के, टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। तो फर्स्ट नंबर की देखो 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है। फर्स्ट है प्राइमरी डोरमेंसी, जिसे हम इनेट डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेट डोरमेंसी। सेकंड होती है सेकेंडरी डोरमेंसी, या हम उसे इंड्यूस्ड डोरमेंसी बोलते हैं, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। थर्ड नंबर पे जो होती है वो होती है हमारी इनफोर्स्ड डोरमेंसी, डोरमेंसी। देखो प्राइमरी या इनेट डोरमेंसी की होती है ड्यू टू सम जेनेटिक मटेरियल, ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर। जिस कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये डोरमेंसी होती है। अब वो जेनेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो impermeability of seed coat to water and air, impermeability of seed coat, impermeability of seed coat to water and गैस। जो उसका सीड कोट है गैस, और गैस की जगह हम एयर वर्ड को हम ले सकते हैं, एयर। तो हवा और पानी के लिए उसका जो सीड कोट है वो परमेबल नहीं होता है, वो इम्परमेबल होता है। इट मीन सीड कोट्स के अंदर वहां पे पानी और हवा दोनों नहीं आ सकती। इस केस को हम बोलते हैं प्राइमरी डोरमेंसी। कि प्राइमरी डोरमेंसी ऐसी अगर डोरमेंसी
अगर मिल रही है किसी सीड में तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, प्राइमरी डोरमेंसी। दूसरा देखो इसमें क्या हो सकता है, मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन ऑफ एम्ब्रियो, मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्ब्रियो। और ये मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्ब्रियो और इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर एंड एयर, ये दोनों जो कैटेगरी है, क्योंकि इसकी भी दो कैटेगरी है। देखो फर्स्ट कैटेगरी है एक्सोजीनस प्राइमरी डोरमेंसी, कौन सी, एक्सोजीनस प्राइमरी डोरमेंसी। उस एक्सोजीनस के अंदर ही दोनों आते हैं, मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर एंड गैस। इसके बाद इंडोजीनस प्राइमरी डोरमेंसी, क्योंकि प्राइमरी डोरमेंसी भी दो प्रकार की होती है, ए एंड बी। तो इंडोजीनस के अंदर क्या आएगा, इंडोजीनस के अंदर आता है हमारा इमेच्योर एम्ब्रियो। अगर हमारा एम्ब्रियो इमेच्योर है तो भी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये सारे जो फैक्टर है, एक्सोजीनस में दो आ गए, देखो सीड कोट की परमेबिलिटी नहीं है और मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन है एम्ब्रियो के लिए। इंडोजीनस के अंदर हमारा एम्ब्रियो जो मैच्योर नहीं है, तो ये सारी इसमें आ गई प्राइमरी डोरमेंसी में, जिन्हें इनेट डोरमेंसी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देखो सेकेंडरी या इंड्यूस्ड डोरमेंसी की। तो इस प्रकार की जो सेकेंडरी और इंड्यूस्ड डोरमेंसी है वो क्यों होती है, वो होती है हमारी सडन चेंज इन जर्मिनेटिंग फैक्टर्स, सडन चेंजिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर, सोलर रेडिएशन, उसको लाइट भी हम कह सकते हैं। अगर इन फैक्टर्स के अंदर सडन चेंज हो रहा है, हो सकता है टेम्परेचर एकदम से ज्यादा हो गया, टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, या एयर एकदम से ज्यादा हो गई, या फिर क्रिटिकल लेवल से कम चली गई। इन फैक्टर्स के अंदर अगर सडनली कोई चेंज हो रहा है तो उस प्रकार की जो डोरमेंसी प्रोड्यूस होगी उसको इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहेंगे या फिर सेकेंडरी डोरमेंसी कहेंगे। इस प्रकार की डोरमेंसी होती रहती है और इस प्रकार की डोरमेंसी को सेकेंडरी इंड्यूस्ड कहेंगे। इसके बाद देखो थर्ड नंबर की हमारी डोरमेंसी है वो है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। इन्फोर्स्ड डोरमेंसी क्यों होती है, देखो ये होती है ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन या जर्मिनेटिंग रिक्वायर्ड फैक्टर्स। तो जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर है उनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से। इट अकर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी of जर्मिनेशन फैक्टर। जर्मिनेशन के लिए जो जर्मिनेशन रिक्वायर्ड फैक्टर, जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर है उनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। अब कौन कौन से फैक्टर है, वही टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, एयर, सोलर रेडिएशन, लाइट, इन सब के अगर अनअवेलेबिलिटी होगी तो हमारी कौन सी डोरमेंसी हो जाएगी, इन्फोर्स्ड। देखो सेकेंडरी डोरमेंसी में क्या हो रहा था, इनकी अवेलेबिलिटी तो है लेकिन कम ज्यादा है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ये कैसा, ऐसा कब हो सकता है कि इनकी अवेलेबिलिटी हो ही नहीं, ये तब हो सकती है जब सीड्स हमारा गहरी लेयर में चला जाए, सीड गोज इनटू द डीपर लेयर। अब ये डीपर लेयर में क्यों जा सकता है, बाय द नेचुरल प्रोसेस और बाय आर्टिफिशियली। नेचुरल प्रोसेस में क्या आ गया, हमारा कोई भूकंप आ जाए, भूकंप के जैसा हो सकता है, लैंडस्लाइड हो जाए, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। हमारा आर्टिफिशियल प्रोसेस की बात करें तो क्या है, टिलेज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, सीड्स गहरी लेयर में चला गया और वहां पे उसको जर्मिनेशन फैक्टर नहीं मिल रहे, इस कारण से इस प्रकार की डोरमेंसी प्रोड्यूस हो गई है। इसके बाद ये देखो हमारी तीनों प्रकार की डोरमेंसी हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहला हमारा सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए क्या है, स्केरिफिकेशन। देखो ये स्केरिफिकेशन है। दूसरा है स्ट्रेटिफिकेशन। पहला स्केरिफिकेशन है, दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन है, तीसरा फोटोब्लास्टिज्म है, फोटोब्लास्टिज्म। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास केमिकल ट्रीटमेंट। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है केमिकल ट्रीटमेंट। देखो स्टेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी मैकेनिकल डिवाइस से या केमिकल हमारे पास केमिकल जो कोई भी अवेलेबल है उससे, या फिर किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से सीड्स के जो सीड कोट है, ये हमारा जो सीड कोट है इसको लूज करेंगे, इसको ढीला कर देंगे।
किसी भी प्रोसेस से। अभी 3 प्रकार की प्रोसेस इसमें हम काम में ले सकते हैं। हम फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो सैंड पेपर जो होता है, सैंड पेपर से हम इसको रप्चर करेंगे, धीरे धीरे घिसेंगे तो सीड कोट लूज हो जाएगा। दूसरी प्रोसेस अगर केमिकल काम में लेंगे तो केमिकल से भी ये हमारा सीड कोट है वो लूज हो जाएगा। थर्ड नंबर की जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर सीड्स को कुछ ऐसी जगह पे रख देंगे जहां जैसे ऐसी जगह डाल दी जहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो इसके सीड कोट को धीरे धीरे लूज कर देंगे और इसकी जो सीड डोरमेंसी थी वो ब्रेक हो जाएगी। तो स्केरिफिकेशन के अंदर सीड कोट को लूज किया जाता है और वो किस प्रकार से किया जाता है, तो मैकेनिकली किया जाता है या फिर केमिकली किया जाता है या फिर बायोलॉजिकली किया जाता है। इसके बाद आती है स्ट्रेटिफिकेशन। देखो स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर क्या है, इट मींस give the temperature treatment for breaking the seed dormancy. Temperature treatment means we can use high temperature, either high temperature, and we can also use low temperature for some seed for breaking the seed dormancy. यहाँ पे कुछ सीड्स की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए तो ज्यादा टेम्परेचर काम मिलेंगे, बहुत ज्यादा, more than 50 और more than 60 and more than 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एंड सम सीड्स के अंदर हम कितना टेम्परेचर कम मिलेंगे, लेस देन 0 और लेस देन 10, जिसे हम 0 से कम लेंगे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया। और अगर अपन बात करें अगर 10 से कम की बात करेंगे तो कौन सा टेम्परेचर हो गया, चिलिंग टेम्परेचर हो गया। तो या तो हम कम टेम्परेचर लेंगे, बहुत कम टेम्परेचर 10 से कम, या फिर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम मिलेंगे 50 से ज्यादा। और उस प्रकार के टेम्परेचर से अगर डोरमेंसी ब्रेक कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोटोब्लास्टिज्म। देखो फोटोब्लास्टिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट का ट्रीटमेंट देंगे। हम यहाँ पे जो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर लाइट आप दे दोगे तो उसमें डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी, हमें लाइट प्रोवाइड करवानी है। और इस प्रकार के सीड्स को हम पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं। और कौन कौन से ऐसे सीड है, टोबैको एंड लेट्यूस, टोबैको एंड लेट्यूस, ये 2 सीड जो है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक है। और अगर इनको अंधेरे में रखोगे तो इनका जर्मिनेशन नहीं होगा, इसलिए इनकी लाइट अगर आप दे रहे हो तो इनका जर्मिनेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें, देखो बहुत सारे केमिकल है, सारे केमिकल यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट जो मेजर 3-4 केमिकल है उनकी बात हम यहाँ करेंगे। देखो Ga3 है, जिब्रेलिक एसिड जिसे बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3, इसके बाद H2SO4 है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं थाई यूरिया है, ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो हम बेसिकली इन्हीं की बात करेंगे। Ga3 की बात करें तो ये 2 कंसंट्रेशन में काम में लिया जाता है, 1000 ppm और 100 ppm। 1000 ppm तब काम मिलेंगे जब स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी को ब्रेक करना हो, स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी को ब्रेक करना हो। और 100 ppm तब काम मिलेंगे जब हमें वीक डोरमेंसी को ब्रेक करना हो। और ये ऑलमोस्ट सभी क्रॉप में काम में लिया जाता है, ऑल क्रॉप्स। इसके बाद KNO3 की बात करें तो ये भी ऑल क्रॉप्स में काम में लिया जाता है, ऑल क्रॉप्स। H2SO4 की बात करें तो बेसिकली कॉटन में काम में लिया जाता है, डिलिमिटिंग के लिए। किसके लिए, डिलिमिटिंग के लिए। आपने सुना भी होगा डिलिमिटिंग के बारे में, उसके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको हटाने के लिए, ताकि सीड का